गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का जो सेकेंड भाग है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों इसके पहले कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग समीकरण और अभिक्रिया के वेग के बारे में मैंने बताया था। इसको बताने के दौरान बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। जब मैं अभिक्रिया का वेग समीकरण बता रहा था या किसी भी अभिक्रिया का जो समीकरण हम लोग लिख रहे थे, उस अभिक्रिया की जो औसत समीकरण हम लोग लिख रहे थे उसके दौरान हमने एक गलती कर दी। और शायद हो सकता है बोलने में गलती ना हो, लिखने में ही केवल गलती हुई थी। और वो गलती ये थी बच्चों की, जो अभिकारक था उसका रेट हमने पॉजिटिव दिखा दिया था, कि जो कि गलत है। अभिकारक का रेट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। और थैंक्स अलॉट उन बच्चों का जिन्होंने ये वीडियोस देखा और देखने के बाद इस टॉपिक पे डिस्कस किए। ऐसे ही कभी कभी बच्चों यदि मुझसे कोई फॉल्ट हो जाता है पढ़ाने में, क्योंकि ऐसे कभी आदत नहीं है, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप बात ये मैसेज कर सकते हैं कि सर ये कैसा है, ये गलत है या सही है, तो मैं उसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट करके आपको सही से बताऊँगा। तो बच्चों क्या था वो, जैसे मान लीजिए मैं दिया था, पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो मैं गलती किया था। N2 + 3H2 = 2NH3 ऐसे इक्वेशन था। इसके रेट इक्वेशन के बारे में हम लोगों को लिखना था। ओके, तो मैं क्या बताया था या कहा भी था कि जो अभिकारक होता है उसका हमेशा जो रेट होता है वो निगेटिव होता है। एक्चुअली क्यों ऐसा होता है, उसकी दर हमेशा या रेट हमेशा निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो सांद्रता होती है, वो हमेशा घटता ही रहेगा। और जाहिर सी बात है, कल एक्सप्लेन करके बताया था। तो इसको कैसे दिखाएंगे, dN2/dt। ओके, अब बच्चों क्या है, इसके आगे 1 है तो 1 से आप डिवाइड करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे आप माइनस निगेटिव चिन्ह दिखाएंगे क्योंकि इसके सांद्रता में कमी होगा। यहाँ पे D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से आप डिवाइड करोगे, जो कि मैं कल बताया था। और इसके आगे भी आप निगेटिव लगाए थे। हालांकि पिछले वाले वीडियो में पॉजिटिव दिखाया था, ये पॉजिटिव दिखाया था, और इसको मैंने निगेटिव दिखाया था जो कि गलत था। और ये DNH3 और /dt, इसमें 2 से भाग है तो आप 2 से डिवाइड करोगे और इसको आप पॉजिटिव दिखाओगे। ओके बच्चों, तो ये मैंने मिस्टेक किया हुआ था, जो कि आप मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे हो तो आप समझ सकते हो। ओके, तो इसको आप इम्प्रूव कर लेंगे और ये नॉलेज में भी, या अपने जो नोट्स बुक आप बनाएंगे उसमें ये ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो कोई भी आप इक्वेशन लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे PCl5 = PCl3 + Cl2। यदि इसका मुझे रेट इक्वेशन लिखना हो, पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना हो, एक अभी जैसे इस रेट इक्वेशन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5/dt। इसके पहले आप निगेटिव लगाएंगे। निगेटिव ये बताएगा कि ये जो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलवेज लेस होगी, कमी होता रहेगा, वृद्धि नहीं होगी। और इसका D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 और /dt। ओके, और इसके आप पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में, इसकी जो रेट कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ऑलवेज बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2/dt, इसके भी आप पॉजिटिव लगाएंगे। ओके बच्चों, इस तरह से कल की जो गलती थी वो आज हमने इम्प्रूव किया, और आप इस चीज़ को नॉलेज में ज़रूर रखेंगे। हाँ, उस दिन ज़रूर बताए थे, यदि गुणा होता है तो उससे गुणा करो, यदि गुणा है तो इससे भाग करो, यदि भाग है तो उससे गुणा कर दो, जो कि मैं कल वाले वीडियो में बताया था। ओके बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत।
यानी यूँ कह लीजिए कि जब अभिक्रिया होती है तो उसके दर में जो टक्कर होती है, टक्कर यानी जो अणु टकराते हैं, तो टकराने के बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो टक्कर का सिद्धांत, क्या क्या उसके सिद्धांत हैं। खैर ये कोई सिद्धांत नहीं है, एक नॉलेज है, एक जनरल बात है जो आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला मैं सिद्धांत दे रहा हूँ, और ये कॉमन बात है बच्चों, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई A2 है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ए बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे मैं BB बॉन्ड बना देता हूँ। ओके, और इससे बनता है 2AB बॉन्ड। आप देख रहे हो, यहाँ पे देखेंगे तो ए बॉन्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पे BB बॉन्ड लगे हुए हैं, और अंततः AB के बीच बॉन्ड बन गया। तो जाहिर सी बात है ये तभी होगा जब ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद A जाके B को टक्कर मारेगा, यानी B से संपर्क करेगा या B से जाके जुड़ेगा। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमेशा दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के दौरान इनके बीच टक्कर होना ज़रूरी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब भी अभिक्रिया होती है तो दो अणुओं के मध्य टक्कर होना कंपलसरी है। ओके बच्चों, तो ये जो टक्कर हुआ, ये टक्कर होना ज़रूरी है। यदि विदाउट टक्कर कभी भी कोई अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। टक्कर का मतलब आप समझ सकते हो, एक अणु का दूसरे अणु के पास जाना। तो जब जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ऐड होगा, ऐड होने के बाद वो आप प्रक्रिया समझते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जाके AB बॉन्ड बन जाता है। ओके बच्चों, सेकेंड इसका क्या है पार्ट। सेकेंड बात इसकी ये है बच्चों कि अभिक्रिया के दौरान जब ये टक्कर प्रोसेस होता है, जैसे A और B आपस में टक्कर मार रहे हैं, ओके, तो टक्कर के दौरान बहुत सारे टक्कर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा A और B जाके ही टक्कर करेगा, नहीं बच्चों, हो सकता है मान लीजिए एक पार्ट लियो आप, एक बर्तन है, अणु और परमाणुओं को हम देख नहीं सकते हैं बच्चों, तो इसमें बहुत सारे AA बॉन्ड बने हैं, BB भी बॉन्ड है, ओके, AA भी बॉन्ड है, BB भी बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, अब ये जब ब्रेक्स हो जाएंगे सब फ्री होंगे, सब फ्री हो गए, ये भी फ्री, सब फ्री, सब फ्री, सब फ्री, ये टोटल फ्री हो गए। अब फ्री होने के बाद क्या ये कंपलसरी है कि हमेशा A और B के बीच ही टक्कर होगा? नहीं बच्चों, A भी टकरा सकते हैं, AB भी टकरा सकता है, BB भी टकरा सकता है, कोई किसी से भी टकरा सकता है। ओके बच्चों, लेकिन हर एक टक्कर के दौरान प्रोडक्ट आपका बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि BB टक्कर किया है तभी आपका यहाँ पे BB बना हुआ, नहीं, बना तो AB है ना। तो AB बनने का मतलब क्या हुआ, A और B के बीच का टक्कर हुआ होगा, A और B के बीच बॉन्ड बने होंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे टक्कर हो रहे हैं। टक्कर एक नहीं हो रहा है, A के बीच भी हो जा रहा है, AB के भी बीच हो रहा है, और BB के भी बीच हो रहा है। बट अभिक्रिया जो हो रही है कुछ ही टक्करों के कारण बन रही है। ओके बच्चों, जो प्रोडक्ट हो रहा है, तो बच्चों जिन टक्करों के कारण प्रोडक्ट बनता है उन टक्करों को हम लोग इफ़ेक्टिव टक्कर या प्रभावी टक्कर कहते हैं। हम लोग इफ़ेक्टिव कोलिगेटिव कहते हैं। टक्कर का मतलब होता है बच्चों कोलिगेटिव, टकराना, टकरा के मिल जाना होता है कोलिगेटिव। ओके, तो बात आया प्रभावी टक्कर की, हम बात कर रहे हैं प्रभावी टक्कर, इफ़ेक्टिव कोलिगेट। तो प्रभावी टक्कर क्या कहेंगे? कहेंगे अभिक्रिया के दौरान जिन टक्करों के कारण उत्पाद बनता है। मैं बोला हूँ ना कि टक्कर तो बहुत सारे होते हैं, बट हर टक्कर के दौरान प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ ही टक्कर के कारण प्रोडक्ट बनता है। तो जिन टक्करों के कारण प्रोडक्ट बन रहा होगा उन्हीं टक्करों को हम लोग इफ़ेक्टिव टक्कर या प्रभावी टक्कर कहते हैं। ओके बच्चों, क्या है कोई चीज़ है, ये कोई रूल्स है? नहीं बच्चों, ये तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी प्रोडक्ट बनता है तो अणुओं का एक दूसरे से टकराना ज़रूरी है। तो ये पहला टक्कर का सिद्धांत हो गया। दूसरा ये भी है कि टक्कर बहुत सारे अणुओं के बीच हो रहा होगा, लेकिन हर अणुओं के बीच टक्कर होने के कारण प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ ही अणुओं के कारण बनता है। तो जिन अणुओं के कारण प्रोडक्ट बनता है उसको हम इफ़ेक्टिव बोलेंगे। भाई वही तो प्रभाव है ना, तो वो इसको हम इफ़ेक्टिव बोल देते हैं। ओके बच्चों, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग इफ़ेक्टिव टक्कर के बारे में पढ़े थे, जो कि एक और दूसरा आपको बता दिया था। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों,
जिसको हम कई नामों से जानते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको पैसा जिक्र मैंने इसके पहले इस वाले वीडियो में इसका किया था। सक्रिय ऊर्जा, ये समझिए उसका तीसरा रूल है, और यूँ समझिए कि इसके बारे में आपको पढ़ना भी है। सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिव एनर्जी, जो भी आप कह सकते हैं, एक्टिव एनर्जी। ओके बच्चों, होता क्या है बच्चों, अभिक्रिया के दौरान कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ए और बी है प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं बी भी दिखा देता हूँ। बी और बी है, ये अभिकारक हैं बच्चों। इनके बीच में क्या होगा, ये आप जानते हो कि ए बी, सॉरी बच्चों यहाँ पे ए दे देते हैं, ए यहाँ पे बी भी है। ओके, प्रोडक्ट बनेगा, आप जानते हो कि ए बी बनेगा। ओके, अब इनके बीच प्रोसेस के दौरान होगा क्या बच्चों, होगा ये, आप जानते हो कि ए टूटेगा, बी टूटेगा, फिर ए बी से जाके रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। बट होता क्या है, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ए तो जुड़ा ही है, ये हल्के हल्के बिंदुओं के साथ बी के साथ भी जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे डॉटेड बिंदुओं के साथ। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये बच्चों अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के जो अभिक्रिया हो रही होती है, उत्पाद और अभिकारक के बीच की कड़ी है। हाँ, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो पार्ट है, ये अभिकारक और उत्पाद के बीच की कड़ी है, ये बीच का प्रोसेस है। अब इसके बाद होता क्या है बच्चों, ये जो बांड्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ये बांड ब्रेक्स होते हैं, ये वाले बांड आपस में साझा हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है 2AB। दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे AB के। ओके बच्चों, तो होता क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स हम बनाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये हम बनाए नहीं हैं, ये अणु आपस में मिलकर खुद बना लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये कॉम्प्लेक्स जब बना होगा तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड की ज़रूरत होगी, अर्थात हमको एनर्जी चाहिए, अर्थात उन अणुओं को ऊर्जा चाहिए और मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में जो भी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड हुई होगी, मिनिमम रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम के दौरान तो बहुत जल्दी जल्दी अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, मिनिमम एकदम शुरुआत हो जाए, मिनिमम रिक्वायर्ड जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसी एनर्जी को बच्चों हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो कैसे कहेंगे, अभिकारक अणुओं, ये अभिकारक है ना, ओके, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा या वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया शुरू हो जाए, यानी अभिक्रिया जैसे शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। डिफाइन कर सकते हो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम सक्रिय ऊर्जा बोलते किसको हैं। और ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स हम कब बनाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स अभिकारक और उत्पाद की बीच की कड़ी है। ऐसे पहले साझा होते हैं डॉट डॉट करते हुए, उसके बाद से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये आपस में साझा करके प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो इस तरह का प्रोसेस बनता है ना बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ये बीच की कड़ी है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है। उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग बच्चों कहते हैं एक्टिव एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम दिखाते हैं E से दिखाते हैं बच्चों। ओके, तो और जो अणु होते हैं उनको सक्रिय अणु कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप समझिए कि उसको हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। ओके, इसका ग्राफ कैसे दिखाते हैं बच्चों, एक्टिव एनर्जी का हम लोग ग्राफ कैसे दिखाते हैं, मैं आपको ग्राफ भी खींच के बता रहा हूँ। ओके, ये ई का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट है। ओके, ए और बी, इसी का मैं ग्राफ खींच रहा हूँ ऐसे कुछ करते हुए।
ऊर्जा का ग्राफ है। अब है क्या बच्चों, ये अभिकारक का है, रिएक्टेंट आर मैं लिख देता हूँ। और ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है आपका, इस पीक का मिड पॉइंट, पीक का मतलब जो ये चोटी उठी हुई है ना, इसका ये मिड पॉइंट है। तो इसके बाद वाली जो लाइन है ना, ये प्रोडक्ट का है, और इसके पहले वाली जो लाइन है, ये अभिकारक का है। तो ये जो एनर्जी होती है, पीक की जो एनर्जी होती है, यही आपका ये होता है बच्चों, जो पीक की एनर्जी होती है, यही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। मिनिमम इतना चाहिए। सपोज्ड है ये यही अभिक्रिया है, और इसको अब ऊर्जा मतलब हम कह रहे हैं इसको मतलब अभिक्रिया कराने के लिए हमको 20 जूल ऊर्जा चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और मैं इसको 10 जूल दे दिया हूँ। क्या अभिक्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। मिनिमम चाहिए, यानी इसकी एक्टिवेशन मैं ये दे दिया हूँ, इसका ये किसका, इस रिएक्शन का ये मैं दे दिया हूँ 20 जूल, और इसके पास जो एनर्जी मैं दिया हूँ वो 10 जूल है। क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। 10 जूल का मतलब कहीं यहाँ पे इसका पॉइंट होगा। तो यदि एनर्जी कम होगी बच्चों, एनर्जी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं होगा। ओके। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने जब बता रहा था रेट को प्रभावित, यानी रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक, तो उसमें मैं बताया था कैटालिसिस के बारे में मैं बताया था कि रेट को कैसे कैटालिसिस फैक्टर प्रभावित। ओके। तो जो मैंने आपको कैटालिसिस में बताया था, तो कैटालिसिस में यही बताया था कि कैटालिसिस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जल्दी जल्दी होने लगता है। क्यों होता है? एक्चुअल रेट करता क्या है बच्चों? जो कैटालिसिस होता है वो करता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कैटालिसिस एक्चुअल में क्या करता है। ये ए बी है बच्चों। विदाउट कैटालिसिस इसका जो पीक बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा बड़ा होगा पीक। ओके। और जब कैटालिसिस इस्तेमाल करेंगे ना तो यही पीक छोटा हो जाता है, यानी इसकी जो सक्रिय ऊर्जा होती है बच्चों ये घट जाती है। जब सक्रिय ऊर्जा घट जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चों अभिक्रिया जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। जहाँ हमको 20 जूल की आवश्यकता थी, हो सकता है अब ये 15 जूल पे ही कार्य करने लगे। ओके। तो जब इसकी कैटालिसिस यानी जो सक्रिय ऊर्जा होगी, एक्टिव एनर्जी होगी, यदि घट जाएगी तो जाहिर सी बात है हम कम ऊर्जा पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को, प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ओके। तो आपको समझ में आया कि कैटालिसिस करता क्या है। कैटालिसिस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वो जो सक्रिय ऊर्जा होती है, जो पीक होता है, एनर्जी की जो पीक होती है ना, उसको ये कम कर देता है, अर्थात सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। जैसे ही सक्रिय ऊर्जा हमारी कम होती है तो उसके बाद से जो रिएक्शन हो जाता है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि जहाँ 20 जूल की ज़रूरत थी वहाँ पर 15 जूल में ही काम हो जाता है। ओके बच्चों। तो इस तरह से आप सक्रिय ऊर्जा के बारे में आप समझें कि सक्रिय ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये कैसे होता है और क्या क्या होता है। ओके बच्चों। अब हम इसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो थोड़ा सा और कुछ आगे पढ़ लेते हैं, फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको इसके आगे की जानकारी देता हूँ। ओके बच्चों। अब आते हैं हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं वेलासिटी कांस्टेंट। वेग स्थिरांक तो हमने आपको पढ़ाया था, अब हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों। वेग स्थिरांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। वेलासिटी कांस्टेंट, वेलासिटी कांस्टेंट याद रहे बच्चों। वेलासिटी का मतलब यहाँ पे रेट से ही है। ओके। क्योंकि आप वेलासिटी से किसी और चीज़ को नहीं समझेंगे, वेलासिटी का मतलब यहाँ पे जो रेट है उसी के बारे में आप समझेंगे। ओके। अब क्या है, पुनः मैं कोई रिएक्शन दे रहा हूँ, यही दे रहा हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3। ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं जनरली एक रिएक्शन दे रहा हूँ A to B। ओके। A आपका रिएक्टेंट है और B आपका प्रोडक्ट है। तो बच्चों क्या मालूम पड़ा, साइंटिस्टों ने क्या पता किया था, इसके बारे में क्या मिला था।
मिला ये था कि जो इस अभिक्रिया अभिकारक ये जो रिएक्टेंट है इसकी जो दर है, दर का मतलब आप समझ सकते हो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपान डी टी। ओके, माइनस में तो लिखेंगे या इसको मैं सीधे सीधे आर लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, तो जो इसका रेट था बच्चों, अभिकारक का हो चाहे उत्पाद का हो, जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। कॉन्सेंट्रेशन की क्या था बच्चों? प्रोपोर्शनल था। ये चेक किया गया, मतलब मालूम किया गया कि जो रेट हो किसी भी रिएक्शन का, जो रेट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। और जाहिर सी बात है बच्चों, सांद्रता जितनी अधिक होगी रेट भी उतना ही अधिक होगा। अभी इसके पहले वेग अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने सांद्रता का प्रभाव पढ़ाया था। ओके, तो सांद्रता जितनी अधिक होगी रेट उतना ही अधिक होगा। अब क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों के आता है, याद रखिएगा आप लोग, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है बच्चों? के आता है। इसी के को हम लोग वेलासिटी कांस्टेंट कहते हैं, वेलासिटी कांस्टेंट कहते हैं। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, रेट हो चाहे वेलोसिटी हो दोनों सेम है, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, इसी को हम वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको डिफाइन नहीं देना है, ऐसा नहीं कि इसके डिफिनेशन के बारे में बताना है। इसमें क्या पूछेगा मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्वेश्चन उठाया जा सकता है। फिलहाल में आप बस समझिए कि रेट कांस्टेंट है क्या। जो अभिक्रिया का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट के, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसके यूनिट्स और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम थोड़ी सी आगे करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, इसी के बारे में थोड़ा सा आगे। जो वेग स्थिरांक होता है बच्चों, ये इस पे इसका किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं यदि कह दूं कि क्या वेग स्थिरांक पर सांद्रता का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का पड़ेगा, बस टेम्परेचर का पड़ता है, बाकी किसी का प्रभाव इस पर पड़ता नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक, वेलोसिटी कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टी। टी का मतलब टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे निर्भर करता है बच्चों। जब टेम्परेचर पे निर्भर करता है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? तो इसका इक्वेशन होता है बच्चों के ए ई माइनस ई ए अपान आर टी, जहाँ एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मेरे ख्याल से आप ई भी देख चुके हैं, इसके पहले वाले थोड़े से पहले। ई को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। आर है बच्चों गैस कांस्टेंट। ओके, और जो टी है कैपिटल टी, ये है आपका टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन का ही हम टेम्परेचर लेते हैं। ई जो है बच्चों, ई यह एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, मैथ वाले बच्चे अच्छे जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये। इसका मान जो होता है बच्चों 2 और 3 के बीच में होता है। इसके बारे में आगे जानेंगे या मैथ में आप सीखेंगे। ए जो है बच्चों, ए ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। यूँ समझिए कि ये फ्रीक्वेंसी ही है, बट इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट ही है भी, या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है ए का, एक क्लियर है कि हर्ट्ज ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स है। ओके, तो अभी आपको इससे क्लियर नहीं हुआ कि क्या वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड तो कर रहा है टेम्परेचर पे, हमें दिख रहा है, बट आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे दर घटता है या बढ़ता है,
या टेम्परेचर घटाने पे दर घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इस इक्वेशन से तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे। और इसी इक्वेशन को हम लोग बच्चों कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस का समीकरण, अर्हेनियस इक्वेशन, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी इक्वेशन को हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। यानी कभी कहीं से पूछ दिया जाए कि अर्हेनियस का समीकरण बताओ, तो आप यही बताओगे KAE⁻EA/RT, जहाँ के वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या अर्हेनियस फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। बट ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये लगभग फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होता है। ई एक्सपोनेंशियल है, ये आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, के बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी AE-EA/RT। ओके, अब दोनों तरफ आप ln लो। ln का मतलब होता है लॉग, जिसका बेस कंपलसरी है ई होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, तो मैं ले रहा हूँ बच्चों ln k = ln A × e⁻EA/RT। ओके बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ये log A × B का फार्मूला है। ln A × B = होता है ln A + ln B। तो इसी को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ln k = ln A + ln e⁻EA/RT। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ln k = ln A। अब देखो बच्चों, ये जो इतना जो फैक्टर है, यह है ln m⁴n, तो होता है n ln m। ये शायद लॉग के कुछ फार्मूलेज हैं, बेसिक फार्मूले, जो कि आप 9th और 10th में, चाहे बायो के बच्चे हों, चाहे साइंस के मैथ के बच्चे हों, ज़रूर पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो आप उसके बेस पे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये होगा -EA/RT, क्योंकि ये पूरा आपका, ये जो पूरा टर्म्स दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका m के बराबर है, तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे केवल ln E बचेगा बच्चों, ln E। और याद रहे ln E की जो वैल्यू होती है वह 1 होता है, तो मिल जाएगा ln k = ln A - EA/RT। ओके बच्चों, इस तरह से ये एक सिंपल इक्वेशन मिल जाता है अर्हेनियस का। ये सिंपल इक्वेशन है अभी किसके बीच, ये कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच है। ओके बच्चों, हाँ, यदि मैं ग्राफ खींचने के लिए बोलूँ, ग्राफ के बारे में बच्चों शायद मैं आपको बताया हूँ या नहीं भी बताया हूँ, बट आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब ग्राफ खींचा जाता है, मैं छोटे से खंड में बताता हूँ ग्राफ के बारे में। सबसे पहले देखा जाता है कि ग्राफ किसके बीच दिया गया है। तो मैं ग्राफ दे रहा हूँ ln k और कैपिटल T के बारे में। ओके, ln T के बारे में, 1/T के बारे में मैं दे देता हूँ 1/T। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो, हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं। जो एक्स एक्स पे दी गई है उसके जगह पर, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस पे दी गई है उसके जगह पे एक्स रख दो, जो वाई एक्सिस पे दी गई है उसकी जगह पे वाई रख दो। आप देखो बहुत सिंपल में फॉर्मेट इसको कन्वर्ट कर लोगे। मैं अब यहाँ से ग्राफ बता रहा हूँ, ये फार्मूला तो खैर आप याद ही रखना। और क्या याद रखना है, सिर्फ हम लोग ये याद रखते हैं, ये वाला k = AE⁻EA/RT, ये याद रखते हैं, ये तो इसका फॉर्मेट है। ओके बच्चों, तो ग्राफ कैसे खींचते हैं बच्चों, देख लीजिए ज़रा। ln k के किस एक्सिस पे है, y, तो यहाँ पे आप y रख दो। ओके, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो, -EA/R और इंटू 1/T की जगह पे x रख दो। तो ये जरा फॉर्मेट आप देखोगे तो ये y = -mx + c का ग्राफ है।
और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है, ये भी आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ऐसे जाता है इस तरह से। ओके, जो ये खंड कटता है ना बच्चों, यहाँ से जो ये खंड कटता है, यही सी के बराबर है। तो सी का मतलब यहाँ पे सी किसके बराबर है, एल एन ए, ये एल एन ए के बराबर है। ओके, और जो इसका प्रवणता है, प्रवणता तो 1/t को छोड़ दो बच्चों, 1/t को छोड़ दो तो बाकी प्रवणता है। इसकी जो स्लोप आती है, स्लोप वो किसके बराबर होगा, जो स्लोप होगा वह E/R के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो ये रहा ग्राफ। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं बच्चों, जो कि ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो गया। अब इसके आगे की जो जानकारी है बच्चों, इसमें मैं इसके अगले वाले वीडियोस में दूंगा। फ़िलहाल में आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में मैं इसके आगे की जानकारी दूंगा। हाँ बच्चों, यदि पढ़ाने के दौरान यदि मुझसे कोई त्रुटि होती है लिखने या बोलने के दौरान, और आपको लगता है कि ये गलत है या आपको डाउट हो, तो आप ज़रूर इस पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वह मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे हो, चाहे वह ग्रुप मैसेज पे हो। तो आप ज़रूर इस बात पे डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि मैं भी उसमें इम्प्रूव कर सकूं और आपको भी जो नॉलेज हो वो सही नॉलेज मिले। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।